व गुर्जर समाज ब्यावर की बैठक संपन्न। नारैली महापड़ाव में शामिल होने का निर्णय किया पारित। फल एवं सब्जी में उड़ रही है कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी मास्क से गुरेज। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन दाखिल। 11 नवंबर को वापस लिए जा सकेंगे नाम। और दीपों के पर्व दीपावली को लेकर शहर में तैयारियां शुरू। दीपमाला के लिए दिए तैयार कर रहे हैं कुंभकार। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपखंड प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत सोमवार को नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के वार्ड संख्या 51 के बलार रोड पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बलार रोड स्थित पंचवटी बालाजी मंदिर के यहाँ आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह, सभापति नरेश कनौजिया, वार्ड पार्षद हंसराज शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभापति झब्बर सिंह ने कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में विदेशों में कोरोना संक्रमण का खतरा वापस बढ़ गया है। इसी के तहत देश में भी कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर वापस आ सकता है। अतः उक्त संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहले स्वयं को जागरूक होते हुए परिवार, मोहल्ला, शहर तथा प्रदेश को जागरूक करने की आवश्यकता है। आयुक्त ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक इस संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ साथ मास्क का उपयोग बेहद जरूरी है। अतः जब भी घर से बाहर जावे तो मास्क का उपयोग अवश्य करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अन्य वक्ताओं ने भी कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक रहने का संदेश दिया। इस दौरान एक रंगोली सजाकर वार्डवासियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान वार्डवासियों को मास्क भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र गहलोत, मोहन सिंह चौहान, प्रेरणा फाउंडेशन से सुलक्षणा शर्मा, पूजा सेन, अंजलि जांगीर, डॉक्टर चेतन सेन, दिलीप खत्री, लक्ष्मी देवी, सरस्वती शर्मा, संदीप चौहान, विशाल जादव, जमादार अंकित पंडित, अमित सामरिया, सागर खोखर, रवि, मनोज सहित अन्य उपस्थित थे। दीपों का पर्व दीपावली निकट है, लेकिन शहर में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि शिकायतें लेकर नगर परिषद पहुंच रहे हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी अपनी सीट पर नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण जनप्रतिनिधि पार्षदगण इधर उधर भटक रहे हैं और उनकी शिकायतों का निवारण नहीं हो रहा है। उधर नगर परिषद की रोशनी शाखा कक्ष पर ताले लटके हुए हैं। दीपावली पर्व से पूर्व में शहर की रोशनी व्यवस्था गड़बड़ा जाने के कारण पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त पर अपना गुबार निकाला। पार्षदों ने आयुक्त पर शहर की अनदेखी का आरोप लगाया है। उधर जानकारी मिली है कि नगर परिषद के लाइट ठेकेदार के कर्मचारियों को विगत 3 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। पार्षद सुरेंद्र सोनी ने बताया कि नगर परिषद प्रशासन ने शहर के स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के हेतु ESL कंपनी को ठेका दे रखा है। सोनी ने बताया कि ठेकेदार ने विगत 3 माह से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है, जिसके कारण ठेकेदार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था गड़बड़ा गई है। पार्षद सोनी ने बताया कि इस हेतु नगर परिषद आयुक्त से संपर्क किया जाता है, लेकिन वे सीट पर नहीं मिलते हैं और पार्षदों की शिकायतों पर संज्ञान ही नहीं लिया जाता है। सोनी ने आयुक्त पर लापरवाही तथा शहर की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है। नगर परिषद के अंदर ESL कंपनी द्वारा जो शहर के अंदर जो लाइट व्यवस्था को जो देखने का काम चल रहा है, उस कंपनी के द्वारा कर्मचारियों की सैलरी न मिलने की वजह से 3 महीने की जो सैलरी बकाया थी, इसकी वजह से ये आज ऑफिस बंद पड़ा है और पार्षदगण जगह जगह ये लाइटें बंद होने के कारण शहर की समस्या को अवगत करा रहे आयुक्त महोदय को। आयुक्त महोदय किसी प्रकार का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कल भी हमारे द्वारा एक व्हाट्सएप में एक लेख लिख के चलाया गया था हमारे साथी कुलदीप बोरा ने, उसके बावजूद भी आयुक्त पर किसी प्रकार की जू नहीं रेंग रही है। और ये डबल ESL वाले कंपनी वाले बोल रहे हैं हमारे को पिछला 2-2.5 साल से जो पेमेंट अटका वो भी नहीं मिला। और आज कर्मचारी किसी प्रकार के, जबकि ब्यावर ये हिंदुओं का एक मुख्य त्यौहार है, ये मुख्य त्यौहार के अंदर भी लाइट की किसी प्रकार की ये नगर परिषद द्वारा या ESL कंपनी द्वारा अभी किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है। और लाइटें बंद पड़ी शहर के अंदर, करीब 1.5 से 2 हज़ार लाइट बंद होगी। सिटी के अंदर की ये व्यवस्था है, बाहर की कॉलोनियों की अगर जाके देखें तो दुर्दशा हो रही है कि
त्योहारी सीजन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रविवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की 2 सदस्यीय टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय मोयल के नेतृत्व में ब्यावर पहुंची। यहां पर टीम ने सेंधा रोड स्थित गोयल मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई करते हुए गुलाब जामुन तथा मावे की मिठाई के नमूने एकत्रित किए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से शहर के खाद्य सामग्री विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। इसके बाद टीम ने गणेशपुरा रोड पर चंदानी ऑयल मिल पर दबिश दी, जहां से टीम ने मूंगफली के तेल के नमूने एकत्रित किए। इसके बाद टीम ने सुनील ट्रेडिंग कंपनी पर दबिश दी। अचानक पहुंची टीम को देखकर वहां पर काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। यहां से खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोयल ने मूंगफली के तेल के पीपों की जांच की, साथ ही तेल के नमूने भी एकत्रित किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय मोयल ने बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के निर्देशों पर जिले भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर खाद्य सामग्री के नमूने एकत्रित किए जा रहे हैं। मोयल ने बताया कि विभिन्न खाद्य सामग्री विक्रेताओं के यहां से भरे गए खाद्य सामग्री के नमूनों को अजमेर लैब में जाँच के लिए भेजा जाएगा। जहाँ पर एकत्रित किए गए नमूनों में किसी भी प्रकार की मिलावट पाई जाती है तो उन खाद्य सामग्री विक्रेताओं के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। शहर में कोरोना महामारी का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान शहर वासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जाकर मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं, लेकिन अभियान का असर अब तक शहर में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका ताजा उदाहरण शहर की मेवाड़ी गेट बाहर स्थित फल एवं सब्जी मंडी में देखा जा सकता है। फल एवं सब्जी में प्रतिदिन सुबह सुबह बड़ी संख्या में आसपास के किनारे अपनी सब्जियां बेचने आते हैं। साथ शहर में सब्जी विक्रेताओं का भी जमावड़ा सब्जियां आदि खरीदने के लिए होता है, लेकिन यहां पर कोरोना गाइडलाइन की पालना के बजाय अवहेलना होती है। यहां पर आने वाले करीब 80% लोग मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। ताही नहीं मंडी के व्यापारी भी इसकी पालना नहीं कर रहे हैं, जबकि गाइडलाइन के अनुसार बिना मास्क के कोई भी वस्तु विक्रय तथा क्रय नहीं की जा सकती है, लेकिन शायद यहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता है। मालूम हुआ कि यहाँ से सब्जी तथा फल खरीदने वाले स्ट्रीट वेंडर्स शहर के कोनों कोनों में फेरे लगाने के लिए आते हैं। अगर इनमें से एक भी वेंडर संक्रमित हुआ, वह कोरोना स्प्रेडर की भूमिका अदा कर सकता है। राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में ड्रेनेज सिस्टम के पानी को रिसाइकिल करने के लिए बनाए गए विल्मर इको टेक्नोलॉजी के सीवरेज प्लांट का सोमवार को उद्घाटन किया गया। सोमवार को अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने कंट्रोल पैनल का बटन दबाकर इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उप नियंत्रक डॉक्टर एम.के. अग्रवाल, नर्सिंग अधीक्षक नरेंद्र शर्मा, हेल्थ मैनेजर सिद्धांत जोशी, सीपी शर्मा, इलेक्ट्रीशियन हरि सिंह एवं विल्मर इको टेक्नोलॉजी के प्रभारी दिनेश पाठक आदि उपस्थित थे। सिस्टम के विधिवत उद्घाटन के पश्चात विल्मर इको टेक्नोलॉजी प्रभारी दिनेश पाठक ने चिकित्सालय प्रशासन को इसकी अंडरटेकिंग दी। मालूम हो कि उक्त सिस्टम के चालू हो जाने के बाद चिकित्सालय के ड्रेनेज सिस्टम के पानी को रिसाइकिल किया जाएगा। रिसाइकिल जल का उपयोग कपड़े धोने तथा साफ सफाई सहित अन्य कार्यों में किया जाएगा। टेक्नोलॉजी में डिज़ाइंड है, तो ये इस वक्त देश में उपलब्ध श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी में से एक है। क्योंकि यहाँ पानी पर जो आता है सॉलिड वेस्ट तो यहाँ कम आता है, यहाँ पे यूरिनल ज़्यादा आता है। क्योंकि पानी, जैसा कि सर ने बताया कि प्लांट को हम लोगों ने सबसे पहले इक्वलाइजेशन टैंक में लेंगे, पानी को एरिएट करेंगे, पानी को एरिएशन टैंक में सेटल करके उसका जो सारा मलबा है उसको निकाल करके खाद बना दी जाएगी, और जो उसके बाद जो साफ़ पानी है वो फिल्टर्स की तरह क्लीन करके हम पेड़ पौधों के काम में ले सकते हैं। इससे हमारे पर्यावरण को तो फ़ायदा होगा ही सही, पानी की भी काफ़ी बचत होगी। आज हमारे अमृतकोर हॉस्पिटल का सेवा ट्रीटमेंट का ये जायज़ा लिया है, और आज ये जो जिन के द्वारा बनाया गया हैंडओवर इस प्रशासन को कराया गया है, और इसकी वस्तुस्थिति हमें पूरा समझाया है कि कैसे सीवरेज लाइन का जो फंक्शन है, इसमें 3 लाइन जुड़ी हुई है। हॉस्पिटल की ड्रेनेज लाइन है, इधर क्वार्टर की है, तीनों का एक चेंबर बना हुआ, वहाँ से एक सबमर्सिबल पंप लगा हुआ, उसके द्वारा इस मशीन में आएगा। उसमें 3-4 बड़े बड़े टैंक बनाए हुए हैं। इस टैंक से फिल्टर होकर दूसरे टैंक में जाएगा, दूसरे टैंक से तीसरे टैंक में, फिर उसमें कार्बन ऑक्साइड अलग निकलेगी, ऑक्सीजन का होगा, एयर का है। काफ़ी मतलब अच्छा प्लांट लगा है, और शुद्ध पानी होके एक टैंक में आ जाएगा, और उसके बाद में ऊपर जो हमारे 3 टंकियाँ लगी हुई है उसमें कलेक्ट करके, और उस पानी को हम जैसे वाशेबल में है या ग्रीन प्रोजेक्ट है उसमें भी हम काम ले लेंगे, और इससे हमारे पानी की बचत भी होगी, और रीयूज पानी का रीयूज हो जाएगा। और दूसरी बात,
यदि कोई सॉलिड मटेरियल आता है तो उसकी जो जैविक खाद बनती है वो इसका भी है इसमें, और जैविक खाद में बाग बगीचे उसमें काम आएगी। तो अच्छा वो लगा प्लांट, और बहुत इनके द्वारा बनाया गया अति उत्तम है, और ये अमृत कोर्स में लगने से इसका हमें पूर्ण फायदा मिलेगा। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण के तहत मंगलवार को अजमेर के नारेली में गुर्जर समाज की ओर से महापड़ाव की घोषणा की गई। महापड़ाव में जिले भर के गुर्जर समाज के लोग भाग लेंगे। इसी कड़ी में सोमवार को देवसेना ब्यावर गुर्जर समाज के पंच पटेलों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन देवनारायण मंदिर में किया गया। बैठक के दौरान उपस्थित देवसेना ब्यावर के पदाधिकारी तथा पंच पटेलों ने गुर्जर आरक्षण हेतु किए जा रहे आंदोलन पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मंगलवार को अजमेर के नारेली में घोषित महापड़ाव में ब्यावर से भी बड़ी संख्या में समाज के लोगों के भाग लेने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में तय किया गया कि महापड़ाव में जाने वाले बैठक में पारित प्रस्ताव को लेकर जाएंगे। बैठक में सांवरलाल, नारू गुर्जर, मुकेश गुर्जर, प्रकाश गुर्जर, संपत गुर्जर, कानाराम गुर्जर, कालूराम, सत्तू गुर्जर, शिवराज, भेरूलाल, सुखपाल, अर्जुन, लालाराम, शांतिलाल, सूरज, मनोहर तथा शिवराज गुर्जर आदि शामिल थे। आज हम सब युवा भाइयों ने एवं सभी पंच पटेलों ने मिलकर ब्यावर विधानसभा में मीटिंग की। हमने जो सोमवार को ब्यावर के अंदर चक्का जाम करने के लिए बोला था, मगर हमारे पास जिला अध्यक्ष एवं कर्नल साहब का आदेश है कि 11 तारीख को अजमेर नारेली में महापड़ाव करेंगे। इसीलिए हम सभी भाइयों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम सभी वहाँ जाएंगे 11 तारीख को महापड़ाव में। इसीलिए आज हमने मीटिंग करी और ये सब ने निर्णय लिया। पंचायत राज चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन रहा। सोमवार सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक 4 घंटे के दौरान जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। देश की प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की ओर से पार्टी के अधिकृत सिंबल के साथ नामांकन पत्र दाखिल किए। इसी प्रकार कई लोगों ने निर्दलीयों की हैसियत से भी नामांकन पत्र दाखिल किया। उपखंड की जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में भी सोमवार को सहायक निर्वाचन अधिकारी व उपखंड मजिस्ट्रेट श्वेता चौहान की देखरेख में पंचायत समिति जवाजा के सभागार में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया संपन्न हुई। विगत 4 नवंबर से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के दौरान सोमवार को पंचायत समिति सभागार में जिला परिषद सदस्यों के 4 वार्डों के लिए कांग्रेस व भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के अलावा कई निर्दलीयों ने भी अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी तथा बुधवार को नाम वापस की प्रक्रिया संपन्न होगी। नाम वापसी के बाद पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद तीसरे चरण में 1 दिसंबर को मतदान होगा। मालूम हो कि जवाजा पंचायत समिति के लिए इस वर्ष प्रधान का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। पंचायत समिति के लिए कुल 19 वार्ड है, जिनमें से 7 वार्ड सामान्य के लिए आरक्षित है। प्रधान पद सामान्य के लिए आरक्षित होने के कारण इस वर्ष जवाजा पंचायत प्रधान का चुनाव रोचक कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। दोनों की प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस तथा भाजपा के धुरंधर इस हेतु अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र सिंह रावत तथा डूंगर सिंह रावत तथा कांग्रेस से पूर्व प्रधान किशन महाराज के परिवार से उनकी पौत्री भी अपनी किस्मत आजमा रही है। सहायक निर्वाचन अधिकारी श्वेता चौहान ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 की पूर्णतया पालना करवाई गई है और मतदान के दौरान भी इसकी पालना करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। इसके पश्चात वापसी हो सकेगी। हमने 2 काउंटर है हमारे, 1 से 9 के अलग बना हुआ है और 10 से 19 का अलग लिए जा रहे हैं नॉमिनेशन, जो आज 3 बजे तक लिए जाएंगे। और कल हमारा स्क्रूटनी का दिन है जो यहीं पे तय हुआ है। और कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो की जा रही है नॉमिनेशन में। आगे सबसे यही अपील है कि आप वोटिंग करने भी जाएंगे तो कोरोना की गाइडलाइंस का फॉलो करें और वोट डालने जरूर जाएं। दीपों के पर्व दीपावली को लेकर शहर में हर तरफ तैयारियां शुरू हो गई है। इस हेतु घरों में साफ सफाई के साथ साथ रंगरोगन का कार्य भी परवान पर है। महिलाएं घरों को सजाने व संवारने में लगी हुई है। दीपावली हो दीपक की बात न हो, ऐसा नहीं हो सकता। दीपावली त्योहार पर दीपक का विशेष महत्व है। पर्व के मौके पर घरों व प्रतिष्ठानों के बाहर दियों की दीपमाला सजाई जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र में कुंभकारों ने अभी से दिए बनाने शुरू कर दिए हैं।
शहर के शाहपुरा मोहल्ला तथा चमन चौराहा क्षेत्र में दिए बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बाद पीएम मोदी के लोकल के लिए वोकल की घोषणा के बाद इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी अब उम्मीद बंधी है। पड़ोसी देश चीन की हरकतों के बाद देशवासियों के जहन में देशी वस्तुओं के बढ़ावा देने के बाद समझ में आने के बाद इस वर्ष दीपावली पर दिए बनाने का काम करने वाले कुंभकार के मन में भी एक आस जगी है कि देशवासी इस वर्ष लोकल पर ज्यादा ध्यान देंगे ताकि उनका यह रोजगार चल पड़े। मालूम हो कि चाइनीज वस्तुओं के बढ़ते उपयोग के बाद देशी काम धंधे ठप पड़ गए हैं, जिसका असर कुंभकारों पर भी पड़ा है। बाजार में विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के चाइनीज दिए आ जाने के बाद देशी दियों की डिमांड काफी कम हो गई थी, लेकिन इस वर्ष चीन के विरोध को देखते हुए इस व्यवसाय को गति मिलने की पूरी उम्मीद है। राजस्थान सरकार की ओर से सोमवार को महिला एवं बाल सुरक्षा सशक्तिकरण के तहत कर्तव्य व अधिकार को लेकर वेबिनार का आयोजन किया गया। उक्त वेबिनार में प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत सहित अन्य ने अपने विचार रखते हुए ऑनलाइन लोगों से बातचीत भी की। वेबिनार को लेकर सिटी थाने में भी डिप्टी हीरालाल सैनी तथा थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में विशेष व्यवस्था की गई, जिसके तहत थाने के पुलिसकर्मियों के साथ साथ शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। वेबिनार में सीएम गहलोत के अलावा जीडी पुलिस ML लाठर, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ममता भूपेश, IPS प्रीति जैन तथा तेजस्विनी गौतम ने भी महिला एवं बाल सुरक्षा पर अपने विचार रखते हुए प्रदेश में इसकी स्थिति की समीक्षा की। वेबिनार के दौरान उपस्थित कई लोगों ने इस दौरान ऑनलाइन ही अपनी प्रतिक्रिया तथा विचार भी रखे। वेबिनार के दौरान सिटी थाने में वर्धमान कॉलेज, ऑक्सफोर्ड ग्लोरी स्कूल से श्रीमती चंद्रा राजन, नारी शक्ति मंच से ममता गुप्ता, सुनीता सोनी, सावित्री देवड़ा, उषा कंवर, महिला CLG सदस्य, प्रेरणा फाउंडेशन तथा पुलिस मित्र आदि शामिल थे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते भारत में जहां क्रिकेट पूरी तरह रुका हुआ था, वहीं क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्साह की लहर तब उठी जब भारत के एक त्योहार के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुके IPL को दुबई में आयोजन करने की खबर ने जोर पकड़ा था। इसमें एक और कड़ी तब जुड़ी जब वुमेन क्रिकेट खिलाड़ियों की चैलेंजर ट्रॉफी को भी दुबई में आयोजन करने का निर्णय हुआ। दोनों ही कार्यक्रम इस वक्त दुबई, शारजाह और अबू धाबी के मैदान पर चल रहे हैं और 10 नवंबर को IPL के फाइनल के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। लेकिन इस कार्यक्रम के साथ दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों की क्रिकेट को भी दुबई और शारजाह में आयोजित करने का फैसला किया है, जिसमें 6 टीमों के खिलाड़ी भाग लेंगे। यह सभी खिलाड़ी भारत से जाएंगे, जिनको चेन्नई सुपरस्टार, दिल्ली चैलेंजर, राजस्थान रजवाड़ा, कोलकाता नाइट फाइटर्स, गुजरात हिटर्स और मुंबई आइडियल टीमों के नाम से जाना जाएगा। इस आयोजन के संबंध में है दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के महासचिव हारून रशीद ने बताया कि जिस समय यह खबर आई थी कि IPL का आयोजन दुबई, अबू धाबी और शारजाह में किया जा रहा है, सारे विश्व के क्रिकेट प्रेमी इस खबर से बेहद खुश थे, लेकिन दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी बेहद निराश थे। उनकी हताशा और निराशा को दूर करते हुए दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने बैठक कर भारतीय संविधान के तहत जिसमें सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, छोटा हो या बड़ा, सभी को जब बराबर का हक दिया गया है तो यह दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी भी दुबई में खेलेंगे। हम भी संविधान में दिए गए बराबर के दर्जे को सार्थक रूप से साबित करेंगे। DPL आयोजन के ज्वाइंट कमिश्नर रविंद्र दत्त ने बताया, दिव्यांग प्रीमियर लीग के आयोजन की अनुमति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने दे दी थी। यह आयोजन 2 से 8 नवंबर तक आयोजित करना था, लेकिन कोरोना वायरस एवं क्वारंटाइन टाइम के कारण इसको दिसंबर माह में करने का फैसला लिया है। इस संबंध में 18 नवंबर को दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल दुबई रवाना हो रहे हैं। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार ने बताया कि दिव्यांग प्रीमियर लीग को खूबसूरत बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। खिलाड़ियों के लिए खूबसूरत कलर ड्रेस के साथ विश्व स्तर पर डी स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। शहर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तनाव से मुक्त रखने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र से पाठ्यक्रम में आनंदम कोर्स को जोड़ा है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने के साथ सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की दिशा में उच्च शिक्षण संस्थानों में
आनंदम पाठ्यक्रम को शुरू किया जा रहा है, जिसे सभी कक्षाओं में अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। यह स्नातक व स्नातकोत्तर में अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा। यह वार्षिक पाठ्यक्रम और सेमेस्टर सिस्टम सभी में लागू होगा। इसके लिए विद्यार्थियों को अपनी एक डायरी भी मेंटेन करनी होगी, जिसमें वह प्रतिदिन किए गए एक सेवा का कार्य लिखना होगा। नए पाठ्यक्रम के तहत महाविद्यालय में प्रभारी सहित 3 सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है। इस विषय को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया गया है। इस विषय के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक अन्य विषयों के साथ जोड़े जाएंगे। इस कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों में श्रेष्ठ कार्यों द्वारा हैप्पीनेस को बढ़ावा देना है। अभी तक यह अनुभव किया गया कि सामाजिक ढांचे में ऊपर बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन संग्रह पर जोर दिया जाता है, जिससे देने का भाव छूट जाता है। प्राचार्य अरुणा गुप्ता के अनुसार इस कोर्स में विद्यार्थियों को सामूहिक तौर पर भी कुछ प्रोजेक्ट पर कार्य करना होगा, जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि का सामाजिक सेवा से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट लेकर तैयार कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा पूरे वर्ष में किए गए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर ही ग्रेड दी जाएगी। इसके अलावा आनंदम कोर्स के तहत विद्यार्थियों को एक डायरी मेंटेन करनी होगी, जिसमें विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तौर पर प्रतिदिन कोई भी एक सेवा का कार्य करना होगा और उसे अपनी डायरी में नोट करना होगा, चाहे वे किसी असहाय की मदद करना हो या पक्षियों को दाना डालना हो। आनंदम कोर्स के सफल संचालन को लेकर एसडी कॉलेज के प्राचार्य अरुणा गुप्ता ने नोडल अधिकारी के रूप में सहदेव शास्त्री को नियुक्त किया है। इसके अलावा विज्ञान संकाय में व्याख्याता कमलेश रावत, कला संकाय से व्याख्याता आलोक मीणा व वाणिज्य संकाय से व्याख्याता सुलक्ष्मी तोष्णीवाल को प्रभारी नियुक्त किया गया है। कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा दिन भर में किए गए कार्यों को देखने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए रोजाना आनंदम कोर्स की 30 मिनट की क्लास लगाई जाएगी, जिसमें पढ़ाई नहीं होगी बल्कि मेंटर केवल उन्हें गाइड करेंगे। परिवहन विभाग में फर्जी टैक्स पर्ची बनने का मामला सोमवार को सामने आया। जिला परिवहन अधिकारी प्रकाश टहलियानी ने सोमवार को अजमेर रोड स्थित सदर थाने के सामने मध्य प्रदेश राज्य के वाहन को रोककर बॉर्डर टैक्स पर्ची की जांच की, तो वाहन चालक द्वारा पेश की गई पर्ची पर शक होने पर ऑनलाइन देखने पर पता चला कि वाहन चालक ने जो टैक्स दिया है वह पूरा जमा नहीं करवाया है। इस पर परिवहन अधिकारी ने वाहन को जब्त कर लिया। वाहन चालक के खिलाफ हुई कार्रवाई पर वाहन चालक ने बताया कि मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करने पर मैंने बॉर्डर टैक्स के रूप में 1 माह का 638 रुपए जमा करवाए, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया जिस पर्ची पर GRN संख्या अंकित है उसकी ऑनलाइन जांच करने पर 320 रुपए दिए जाने की जानकारी मिल रही है। वह भी किस मद में जमा हुआ है, ऑनलाइन जांच में वह भी पता नहीं चल रहा है। परिवहन अधिकारी ने बताया कि व्यावसायिक वाहन के अन्य राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने पर दिए जाने वाले बॉर्डर टैक्स जमा नहीं होने की वजह से वाहन चालक पर 5 गुना जुर्माना के रूप में 3000 रुपए की राशि जमा करवानी पड़ी। परिवहन अधिकारी प्रकाश टहलियानी ने बताया कि अन्य राज्य से राजस्थान में प्रवेश करने पर बॉर्डर टैक्स निर्धारित समय के लिए वाहन चालकों से वसूला जाता है। ऐसे में उक्त वाहन चालक को बॉर्डर टैक्स के रूप में वसूली गई राशि को मुख्यालय में जमा न कराते हुए फर्जी तरीके से पर्ची बनाकर जारी कर दी है, जिससे ज्ञात होता है कि उक्त कर्मचारियों की ओर से एक बार नहीं कई बार वाहन चालक को इसी प्रकार फर्जी पर्ची के रूप में काट कर जारी की गई होगी, जिसकी जांच जल्द करवाई जाएगी। इससे वाहन चालकों को इस तरह परेशानी नहीं उठानी पड़े। विद्युत निगम लिमिटेड की ओर से घरेलू कनेक्शन की कतार में लगे आवेदकों के घरों को रोशन करने के लिए शनिवार से लगाए गए 3 दिवसीय विशेष शिविर सोमवार को संपन्न हुए। शिविर के पहले ही दिन 62 में से 12 कनेक्शन जारी किए गए हैं। सोमवार को उपखंड के जवाजा, मसूदा तथा शहर में CSD प्रथम तथा द्वितीय में शिविरों का समापन किया गया। निगम के अधिशासी अभियंता VD दुबे के अनुसार निगम के सब डिवीजन कार्यालयों में आयोजित 3 दिवसीय शिविरों के दौरान कुल 189 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें निगम की ओर से 182 आवेदकों को डिमांड नोट जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से लगभग 75 आवेदकों ने मौके पर ही डिमांड राशि जमा करा दी है, जिसके बाद ब्यावर विद्युत वितरण निगम की ओर से 45 विद्युत आवेदकों को विद्युत कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। अधिशासी अभियंता डुबे के अनुसार 3 दिवसीय शिविर के दौरान CSD प्रथम में 13, CSD द्वितीय में 51, रिको सब डिवीजन में 15, जवाजा में 30 व मसूदा सब डिवीजन में कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से निगम द्वारा 182 उपभोक्ताओं को मौके पर डिमांड नोट जारी कर दिए गए थे। हालांकि इनमें से 75 उपभोक्ताओं ने ही निगम में डिमांड राशि जमा करवाई है। वहीं अब तक निगम द्वारा 45 उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं।